वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। और भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम देखने जा रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम। तो इसमें सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस समय जब ये एक्ट पारित हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था और इस एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल और केंद्रीकृत प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में पहला कदम उठाया। 1773 से लेकर 1853 तक शासन का केंद्रीकरण हुआ था। तो इसमें आगे देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। तो इस प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर लिया। इससे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। आगे है, इस अधिनियम ने कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, और सर एलिजा इम्फे इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये बात है 1774 में। आगे है, इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और भारतीय मामलों में नियंत्रण इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली परिषद द्वारा चलाया जाना था। तो ये सारी डिटेल है आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए इसको लाया गया था, इसलिए ये है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 1781 में पारित किया गया। इसके बारे में देखते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। ठीक है, ये लोग सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे, गवर्नर जनरल और काउंसिल के मेंबर। ठीक है, यानी उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पदाधिकार के अधिकार से किए गए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों, राजस्व वसूली जुड़े मामलों से भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं और मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। ठीक है, आगे यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, और आगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल के लिए नियम विनिमय के लिए अधिकृत कर दिया गया। ये जो एक्ट था, ये जितने ये पॉइंट्स हैं, ये 1773 के एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाए गए थे 1781 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ये आया था आपका 1784 ईस्वी में। ठीक है, 1784 ईस्वी में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या था कि इस अधिनियम से कंपनी के वाणिज्यिक राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया। ठीक है, वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मुद्दों के प्रबंधन के लिए और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नया निकाय बनाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली बार वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाणिज्यिक मुद्दों का प्रबंधन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों का प्रबंधन के लिए। ठीक है, इस प्रकार दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की। अगर एग्जाम में पूछता है दोहरी सरकार की व्यवस्था, तो ये है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है,
मोड ऑफ कंट्रोल जो कि आपके राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए था। ये भारत में दीवानी, सैन्य, प्रशासनिक या राजस्व की ब्रिटिश संपत्ति की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार इसी अधिनियम से मिला था उसको। आगे है आपको गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यता को 3 सदस्यों तक कर दिया गया घटा करके, और अन्य भारतीय प्रशासन को सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, और भारत में ब्रिटिश कंपनियों के क्षेत्र को भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार कहा गया। ठीक है, भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार ये कहा जाने लगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आने के बाद। ठीक है, इस एक्ट से आपके मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई, और इस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो विलियम पिट्स था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए कई पॉइंट आपको मिले। आगे बढ़ते हैं 1786 के अधिनियम की तरफ। तो इसमें क्या था, इसमें है आपका कि इस अधिनियम में ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के कार्यालयों को एकीकरण की अनुमति दी। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल को उसकी परिषद पर अधिभावी शक्तियां प्रदान की। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, और इसमें स्वीकारने के लिए ये 2 उन्होंने शर्तें रखी, मांगे रखी। पहला तो ये कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, और दूसरा उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद दे दिया जाए। ये मांग थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। 1786 अधिनियम में यही है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कि ये भारत में गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भूमि, न्यायपालिका, प्रशासनिक सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए ये माना जाता है। ठीक है, इन्हीं की मांग थी कि गवर्नर जनरल की शक्तियों के दायरे को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ये मांगे अपनी रखी हुई थी कि उनको सेनापति, कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए, काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने या न मानने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया जाए। ठीक है, तो ये सब उनकी डिमांड थी 1786 के अधिनियम एक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आगे के एक्ट देखेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।